हेलो एवरीवन। अनअकैडमी यूपीएससी हिंदी चैनल में मैं अखिलेश आप सबका स्वागत करता हूं। बच्चों, हम लोग विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विषय को पढ़ रहे हैं और उसमें हमारा जो क्लास है वो अंतरिक्ष अनुसंधान से संबंधित कक्षाएं चल रही हैं और काफ़ी कक्षाएं आपके पास आप तक मटेरियल पहुंच चुका है। चलिए, उस कड़ी में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको आवश्यक है कि आप समझें, जानें, यहाँ से प्रश्न बनते हैं, तो उसको आज हम लोग कोशिश करेंगे कि पूरा कर लिया जाए। उस कड़ी में जो पहली चीज़ है बच्चों, वो है अंतरिक्ष प्रदूषण से संबंधित कुछ कॉन्सेप्ट हैं। और अंतरिक्ष प्रदूषण है क्या? अंतरिक्ष प्रदूषण से तात्पर्य यह है कि जो एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी जिसमें आप रॉकेट लॉन्च आप करते हैं, उस रॉकेट के कारण अंतरिक्ष में बहुत सारे उपग्रह पहुंचेंगे और वो उपग्रह क्या करेंगे कि उस स्थान को घेर लेंगे। और जब अंतरिक्ष के स्थान को वो घेर लेंगे तो आने वाले समय में वो एक विभीषिका का रूप ले सकते हैं। इस तरह के हाइपोथेसिस दी गई, जिसे अंतरिक्ष प्रदूषण कहते हैं। और समय रहते अंतरिक्ष के कचरों का निस्तारण और उसकी आवश्यकता पर बल देना आवश्यक है, क्योंकि अगर ऐसा रहा तो समस्याएं बढ़ेंगी। तो अंतरिक्ष प्रदूषण से संबंधित कुछ कॉन्सेप्ट हैं, जिसमें पहला कॉन्सेप्ट है बच्चों बिग स्काई थियरी। तो आइए देखते हैं क्या कहता है बिग स्काई थियरी। बिग स्काई थियरी या सिद्धांत, वृहद अंतरिक्ष सिद्धांत। ठीक है बच्चों, ये कहता है कि अंतरिक्ष इतना विशाल है कि उसमें अगर आप उपग्रह लॉन्च करते रहें, ऐसी स्थिति कभी नहीं आएगी कि वो उपग्रह एक दूसरे से टकराएं अथवा एक कचरे के रूप में वो जो उपग्रह से संबंधित एक्सपेडिशन है उसमें बाधक बने। कहने का तात्पर्य है कि आने वाले 100 सालों में इतने उपग्रह लॉन्च हो जाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं, भारत ने अकेले बहुत सारे उपग्रह लॉन्च कर दिए। आज की डेट में लगभग 12,000 उपग्रह लॉन्च हो चुके हैं और उसमें से 95% अपना जो है उनकी जो आयु है वो ख़त्म हो चुकी है। तो 5% उपग्रह ही एक्टिव हैं। अगले 100 सालों में ऐसी स्थिति हो सकती है कि वहाँ बहुत सारे उपग्रह हों। तो बिग स्काई थियरी कहती है कि आकाश बहुत वृहद है, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और साथ ही साथ जो लोअर अर्थ ऑर्बिट के उपग्रह हैं, ये अपना जब इनकी आयु खत्म हो जाती है तो ये धीरे धीरे पृथ्वी की तरफ गिरना शुरू करते हैं। और उस प्रोसेस में ये पृथ्वी के वायुमंडल में आते हैं, पृथ्वी के वायुमंडल में। और इनकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, आपको पता है, लगभग 28,000 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से ये आते हैं। और इतनी स्पीड जिससे मिल जाए तो वो क्या करेगा, वो 28,000 किलोमीटर पर आवर। ठीक है बच्चों, इस स्पीड से अगर वो आए और गिरते हैं तो वो वायुमंडल में ही नष्ट हो जाते हैं। तो बिग स्काई थियरी कहती है कि हमें कोई चिंता की बात नहीं करनी चाहिए, इस पे कोई चिंता की बात नहीं है। तो बिग स्काई थियरी क्या कहती है, हम लोग ज़रा उसको लिख लेते हैं। बिग स्काई थियरी कहती है बच्चों कि अंतरिक्ष अत्यंत विशाल है, उपग्रह कभी भी ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं करेंगे कि अंतरिक्ष में अंतरिक्ष में
प्रदूषण जैसी स्थिति हो, साथ ही निम्न भूकक्षा के उपग्रह, निम्न भूकक्षा के उपग्रह अपना जीवन समाप्त करने के बाद पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही जलकर राख हो जाते हैं। स्पीड बहुत तेज होती है बच्चों, और वायुमंडल डेंस है, घर्षण बहुत होता है, और उस घर्षण के बाद जब री एंट्री करता है एटमॉस्फेयर में कोई भी ऑब्जेक्ट, आप देखते हैं जो तारा टूटने की घटना, वो मेटेओरिटिक फॉल हो रहा होता है, और वो मेटेओर होता है जो जल जाता है और प्रकाश उत्पन्न होता है, जिसको आप कहते हैं कि तारा टूटा, अक्सर आपने देखा होगा। तो पृथ्वी के वायुमंडल में जैसे ही कोई मेटेओर आता है, वो घर्षण के कारण, डेंस एटमॉस्फेयर के कारण, और वहाँ पे टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा है, तीव्र घर्षण होता है, और उस घर्षण के कारण वो जल के राख हो जाता है, और डेब्री के रूप में राख ही पहुँचती है, जलकर राख हो जाते हैं। तो बिग स्काई थ्योरी यह कहती है कि बृहद अंतरिक्ष सिद्धांत कहता है कि भाई इतना बड़ा अंतरिक्ष है, इतना विशाल अंतरिक्ष है कि हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं, और छोटे छोटे ये जो उपग्रह हम लॉन्च कर रहे हैं, इसको लॉन्च करने से वहाँ ऐसी स्थिति नहीं आएगी कि वहाँ प्रदूषण जैसी स्थिति हो जाए, और निकट भविष्य में या आगे भी कोई ऐसी समस्या हो। और ये अंतरिक्ष प्रदूषण का ये नासा का सिद्धांत है, ये नासा ने बताया था। ठीक है बच्चों, तो दीर्घकालिक समस्या नहीं होगी, ऐसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। साथ ही साथ बताया ये नासा का है दिया हुआ सिद्धांत, नासा बिग स्काई थियरी, बृहद अंतरिक्ष सिद्धांत। और दूसरी बात उन्होंने कहा कि मोस्ट ऑफ द सैटेलाइट्स आर लॉन्च्ड इन लोअर अर्थ ऑर्बिट, तो निम्न भूकक्षा, और निम्न भूकक्षा यानी LEO, याद कीजिए कितने किलोमीटर आपको याद होना चाहिए। वो उपग्रह जब उनका जीवन खत्म हो जाता है तो वो धीरे धीरे पृथ्वी की ओर गिरना शुरू करते हैं। वो ऐसे सीधे नहीं गिरते, वो अपने घूर्णन गति को करते हुए धीरे धीरे उसकी जो ऑर्बिट होती है वो छोटी होती जाती है, और जब वो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं बच्चों, तब वो जल करके राख हो जाते हैं, क्योंकि घर्षण, वहाँ तीव्र घर्षण होता है, उनकी स्पीड ज़्यादा होती है और डेंस एटमॉस्फेयर होता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और जो कोलंबिया दुर्घटना हुई थी वो भी री एंट्री के समय में हुई थी, तो उस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा घर्षण होता है, तब तापमान ज़्यादा होता है, और ऐसी स्थिति अगर आती है तो फिर जल जाता है जो कुछ भी प्रवेश कर रहा है पृथ्वी के वायुमंडल में। तो जो मेटेओरिटिक फॉल है, अगर ये वायुमंडल न रहता तो ये पृथ्वी पर चले आते बोलाइड के रूप में। ठीक है बच्चों, तो ये था बिग स्काई थियरी। इसके बाद नासा के ही एक वैज्ञानिक हुए डोनाल्ड जे कैसलर। उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, आपने एक एस्पेक्ट को ध्यान में रखा है, वो ये देख रखा है कि अंतरिक्ष बहुत विशाल है और उपग्रह बड़े छोटे छोटे हैं। अंतरिक्ष के डायमेंशन की तुलना में उपग्रह बहुत छोटे हैं, लेकिन जब ये अंतरिक्ष में उपग्रह अपना जीवन काल समाप्त करेंगे और आने वाले 4-5 दशकों में इनकी संख्या ज़्यादा होगी,
तो ऐसी पूरी संभावना है कि ये एक दूसरे से टकरा जाए, और जैसे ही ये टकराएंगे तो टकराने के कारण छोटे छोटे टुकड़े और होंगे, और वो टुकड़े इधर उधर जाएंगे और वो फिर से टकराएंगे। कहने का मतलब कि एक चेन रिएक्शन एस्टैब्लिश हो जाएगा, जो अंतरिक्ष के डेब्रीज हैं उनके टकराने के कारण, छोटे छोटे टुकड़े बनने के कारण। और इस अवस्था में होगा क्या, वो जो क्षेत्र है उसमें जो पहले बड़े सैटेलाइट थे जो टकरा करके छोटे छोटे टुकड़ों में बटे, उसके बाद और भी कोलिजन की संभावना बढ़ती जाएगी, क्योंकि नंबर ऑफ डेब्रीज बढ़ेंगे, और तब क्या होगा, एक चेन रिएक्शन डेवलप होगा और पूरा वो क्षेत्र अंतरिक्ष में छोटे छोटे अंतरिक्ष प्रदूषण के रूप में, डेब्रीज के रूप में, कूड़ा करकट जिसको कहेंगे आप अंतरिक्ष का, उसके रूप में वो क्षेत्र डेंस क्लाउड के रूप में डेवलप हो जाएगा। और तब उपग्रह का जो भी उपग्रह से हम काम लेते हैं वो सब कुछ हिंडर होगा, बाधित होगा। नया कुछ भी एक्सपेडिशन आप करेंगे वो बाधित होगा। आप इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक अपने एस्ट्रोनॉट भेजना चाहते हैं, हो सकता है रास्ते में टुकड़े टकरा जाएं। तो ये जो कॉन्सेप्ट है बच्चों, उसको हम लोग केस्लर सिंड्रोम कहते हैं। क्या कहते हैं? केस्लर सिंड्रोम। लिख लीजिए इसको, केस्लर सिंड्रोम। केस्लर सिंड्रोम, केस्लर महोदय जैसा कि मैंने आपको बताया नासा के ही एक साइंटिस्ट थे। इनका नाम है डोनाल्ड जे केस्लर। डोनाल्ड जे केस्लर, और ये महोदय नासा के वैज्ञानिक हैं। और 1978 में इन्होंने अपनी एक हाइपोथेसिस दी। इट वाज अ हाइपोथेसिस, और बिग स्काई थियरी भी एक हाइपोथेसिस है। आप कुछ ऑब्जर्वेशन के आधार पर एक परिकल्पना देते हैं, और उसको एक्सपेरिमेंट के आधार पे जब आप प्रूफ कर देते हैं वो फैक्ट हो जाता है। यही विज्ञान है बच्चों। तो इन्होंने एक अपनी परिकल्पना दी, कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है। उपग्रह, लिख लीजिए, उपग्रह अगले 4 से 5 दशकों में अगले 4 से, उपग्रह मत लिखिए, ऐसे लिखिए, अगले 4 से 5 दशकों में अंतरिक्ष में उपग्रहों की संख्या में अपार वृद्धि देखी जाएगी। उस स्थिति में उपग्रह के आपस में टकराने की संभावना, बढ़ जाएगी। अगर ऐसा होता है, जिसकी संभावना बहुत ज्यादा है कि नंबर ऑफ सैटेलाइट विल बी मोर विद इन 4-5 डेकेड्स। तो जब ज्यादा उपग्रह होंगे तो उनके टकराने की संभावना बढ़ जाएगी, और अगर ऐसा होता है तो उस क्षेत्र में ढेर सारे उपग्रह के टूटे टुकड़े
बन जाएंगे। ढेर सारे उपग्रह के टूटे टुकड़े बन जाएंगे तथा पुनः एक दूसरे से टकराकर अपनी संख्या को कई गुना बढ़ा लेंगे, कई गुना बढ़ा लेंगे। बात समझ रहे हैं बच्चों? उपग्रह टकराएंगे, उपग्रह टकराने से उनके टुकड़े टूटेंगे, वो टुकड़े अगले उपग्रह से टकराएंगे अथवा आपस में टकराएंगे। अब वहां एक श्रृंखला अभिक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। तो नीचे यहां लिख सकते हैं, दूसरे से टकराकर अपनी संख्या कई गुना बढ़ा लेंगे। एक श्रृंखला अभिक्रिया स्थापित हो जाएगी वो वाली श्रृंखला अभिक्रिया नहीं जो हम लोग एनर्जी वाले सेक्शन में पढ़ने वाले हैं, जिस पे आधारित है अपना एटॉमिक बम और जिस पे आधारित है फिशन रिएक्शन, विखंडन की अभिक्रिया। हम लोग चर्चा करेंगे इसमें। ये श्रृंखला अभिक्रिया का तात्पर्य है कि दो उपग्रह टूटे, कई सारे टुकड़े हुए, वो कई सारे टुकड़े बाकी आसपास के उपग्रह से टकराए और उससे और भी टुकड़े बढ़े और ये संख्या बहुत तेजी से बढ़ने लगेगी। तो स्थिति की भयावहता आप समझ सकते हैं। यहाँ तक श्रृंखला अभिक्रिया स्थापित हो जाएगी। स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे की कहानी बताता हूं मैं। श्रृंखला अभिक्रिया स्थापित हो जाएगी, फलस्वरूप एज अ रिजल्ट क्या होगा? अंतरिक्ष का वह क्षेत्र अंतरिक्ष कचरे से भर जाएगा। फलस्वरूप, समझ रहे हैं आप? फलस्वरूप अंतरिक्ष का वह क्षेत्र अंतरिक्ष कचरे से भर जाएगा। जो निश्चित तौर पर उपग्रह द्वारा प्राप्त सेवा, नए उपग्रह प्रमोचन, अंतरिक्ष अनुसंधान को बुरी तरह बाधित करेगा। ठीक है बच्चों, बुरी तरह बाधित करेगा। स्पष्ट है आपको कि जब वहां एक श्रृंखला अभिक्रिया स्थापित होगी तो उससे होगा क्या? आपस में टकरा के उपग्रह टकरा के टुकड़े बनाएंगे, फिर वो टुकड़े अगले उपग्रह से टकराएंगे, आपस में वो टुकड़े टकराएंगे, उससे छोटे टुकड़े बनेंगे एंड इट विल काइंड ऑफ चेन रिएक्शन एस्टैब्लिश इन दैट वेरी रीजन एंड रिजल्ट इनटू डेंस क्लाउड ऑफ स्पेस डेब्रीज, अंतरिक्ष का कचरा। और फिर क्या होगा आपको समझ में आ रहा है। फर्दर आप लॉन्च किया, पता चला, पहुंचा, कक्षा में गया, तब तक धड़ से आगे एक टुकड़ा लगा। आपने वो मूवी देखी होगी जिसमें अंतरिक्ष स्टेशन पे, ग्रेविटी वाज द मूवी, और अंतरिक्ष स्टेशन पे एक स्टॉर्म आता है और स्टॉर्म से लग करके बहुत तेज़ी से छोटे छोटे टुकड़े आके टकराते हैं। तो थोड़ा सा उसका स्केसलर सिंड्रोम की वहाँ पे झलक आपने देखी होगी। तो इंडीड
ये काफ़ी सत्य के नज़दीक लगता है। बिग स्काई थियरी अपने आप में भी एक बड़ी बात है कि भाई इतना बड़ा स्थान होगा, लेकिन वो टुकड़े हमेशा सर्कुलेट करेंगे उसी क्षेत्र में, तो कभी ना कभी इस तरह की सिचुएशन हो सकती है। और 1978 में केसलर, डोनाल्ड जे केसलर महोदय ने ये बात बताई। ठीक है बच्चों, और 2014 में एक रिपोर्ट आई थी। ये रिपोर्ट बहुत ज़रूरी है, केसलर सिंड्रोम से संबंधित है यह रिपोर्ट। 2014 में एक रिपोर्ट आई थी, उसका स्क्रीनशॉट आप ले लिए होंगे इतने समय में। उसमें ये पाया गया कि अंतरिक्ष में इस समय लगभग 2000 कॉमर्शियल सैटेलाइट हैं जो काम कर रहे हैं। 2000 कॉमर्शियल सैटेलाइट फिलहाल अभी, और हर वर्ष एक उपग्रह नष्ट होता है। तो 2014 में रिपोर्ट आई थी, रिपोर्ट लगभग 2000 वर्किंग जो सैटेलाइट हैं, व्यावसायिक उपग्रह हैं जो कि अभी वर्क कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, जो वर्किंग हैं, और एवरी ईयर, हर साल कम से कम एक सैटेलाइट, एक और दो भी हो सकता है, 1 से 2 सैटेलाइट डीकमीशन हो रहे हैं, उनका जीवन समाप्त हो रहा है। ठीक है बच्चों, जीवन समाप्त हो रहा है, यानी अब उनका कोई यूज नहीं है। जीवन समाप्त होने के बाद कर क्या रहे हैं, ये नष्ट होते हैं, और 1 से 10 सेंटीमीटर आकार के, 1 से 10 सेंटीमीटर आकार के 600,000 टुकड़ों में बदल जाते हैं। किसकी बात मैं कर रहा हूं? हर साल 1 से 2 सैटेलाइट टूटते हैं, जीवन समाप्त होता है, टकरा के 1 से 10 सेंटीमीटर के 600,000 टुकड़े, जस्ट इमेजिन, और जमा हो गए हैं, और इन्हें दूर करने का कोई प्रयास नहीं चल रहा। तो ये कहीं ना कहीं केसलर महोदय ने जो बात कही थी कि एक डेंस क्लाउड होगा टुकड़ों का, और वो क्या करेगा, आपको फर्दर लॉन्च करने नहीं देगा। कुछ इस तरह से एक चित्र के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा। आप केसलर सिंड्रोम के नीचे एक चित्र भी बना सकते हैं, ताकि आपके दिमाग में इस चित्र से ही केसलर सिंड्रोम समझ में आ जाए। ये पृथ्वी है, और पृथ्वी के ऊपर मान लीजिए लोअर अर्थ ऑर्बिट में ये उपग्रह है, और आपस में ये टकराना शुरू किए। थोड़ा ये मैं बड़ा बना देता हूँ। आपस में ये टकराना शुरू किए, टकरा करके टूटना शुरू किए, और एक चेन रिएक्शन स्टैब्लिश हुई। तो ये जो जोन होगा ये भर जाएगा किससे? छोटे छोटे टुकड़ों के डेब्रीज से, और एक डेंस क्लाउड अर्थ के लोअर अर्थ ऑर्बिट में बन जाएगा। ऑल्दो ये अपना चक्रण जब पूरा कर रहे होते हैं तो धीरे धीरे ये अपनी ऑर्बिट छोटी करने लगते हैं, और जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये अर्थ एटमॉस्फेयर, मैं इसको दूसरे कलर से दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल ये मैं रेड से दिखा रहा हूँ, ये अर्थ के एटमॉस्फेयर की सीमा बताता है। जैसे ही अर्थ एटमॉस्फेयर में पहुँचेंगे जल के राख हो जाएंगे, लेकिन तुरंत तो ये पहुँचेंगे नहीं, और आपको लॉन्च करना है कुछ। मान लीजिए उसको GTO भेजना है, या आपको जूनो नाम का एक एक्सपेडिशन भेजना है, मॉम भेजना है, तो ये क्षेत्र आप पार करेंगे, करना ही होगा। तो उस समय अगर करें और ये कचरे का तूफान टकरा गया तो आपके एक्सपेरिमेंट को होने देगा? नहीं होने देगा। तो आप, ये लोअर अर्थ ऑर्बिट है,
और यही कॉन्सेप्ट केसलर सिंड्रोम कहलाता है। इसका चित्र का आप एक स्क्रीनशॉट लीजिए, आपको ध्यान में रखेगा, आपके ध्यान में रहेगा कि केसलर सिंड्रोम है क्या। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं हम लोग। अगला है ग्रेवयार्ड ऑर्बिट। जब इस तरह की सिचुएशन की बात कही केसलर महोदय ने, तो हुआ कि यार चलो ग्रेवयार्ड ऑर्बिट, कम से कम जो लोअर अर्थ ऑर्बिट के सैटेलाइट्स हैं ये तो आ ही जाते हैं नीचे, लेकिन जो जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट है वहाँ के सैटेलाइट हम नीचे ला भी नहीं पाते, और वो उनको नीचे आने में कई हज़ार साल लगेंगे। तो कुछ ऐसा करते हैं कि हम ग्रेवयार्ड ऑर्बिट बना देते हैं। तो ग्रेवयार्ड ऑर्बिट, जंक ऑर्बिट या फिर डिस्पोजल ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट क्या है जरा देखते हैं हम लोग। ग्रेवयार्ड कक्षा ऑर्बिट, ठीक है बच्चों, इसको जंक ऑर्बिट भी कहते हैं, इसको डिस्पोजल ऑर्बिट भी कहते हैं, ठीक है बच्चों। ये है क्या, अर्थ हो गई और ये ऑर्बिट हो गई आपकी, मान लीजिए जियो सिंक्रोनस अर्थ ऑर्बिट, ठीक है बच्चों, या जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, कुछ भी हो सकती है, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे जो सैटेलाइट होगा जो कि अर्थ सरफेस से 36,000 किलोमीटर दूर है, अब ये अगर इसका टाइम ख़त्म होगा तो ये फिर इसी क्षेत्र में होगा, और ये बैंड आपको पता है कि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेचेबल बैंड नहीं है। 36,000 किलोमीटर, 35,786 से लेकर के 36,000 किलोमीटर का जियो स्टेशनरी या जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट होता है। दैट मीन्स लोअर अर्थ ऑर्बिट में तो अच्छा खासा डिस्टेंस है, मीडियम अर्थ ऑर्बिट में भी अच्छा खासा डिस्टेंस है, बट यहाँ आपको बहुत पतला बैंड मिलेगा। और यहाँ पे अगर हम अगले 100 वर्षों में देखें तो यहाँ सच में भीड़ होगी, और उस भीड़ को अगर हम पहले कंटेन नहीं करेंगे तो ये अंतरिक्ष प्रदूषण के रूप में सामने आएगा, एक समस्या के रूप में। तो क्या होता है बच्चों, अब जो सैटेलाइट्स लॉन्च होते हैं उसमें थ्रस्टर्स लगे होते हैं। थ्रस्टर की बात हम लोगों ने की थी जब हम ट्रांसफर ऑर्बिट से जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में लाते हैं। जो इलेप्टिकल ऑर्बिट से आपको याद होगा मैनूवरिंग हम लोग एपोजी में करते हैं, तो वहाँ हम थ्रस्टर फायर करते हैं जिससे वो ऊंचाई गेन करता है। इसमें थ्रस्टर्स लगाए गए होते हैं सैटेलाइट्स में, और जब ये अपनी लाइफ इनकी ख़त्म हो रही होती है, ख़त्म होने वाली होती है या हो जाती है, तब इस थ्रस्टर को फायर करके इसकी हाइट को और बढ़ा दिया जाता है, और ये अब कुछ 100 किलोमीटर ऊपर गति करता है, जहाँ पर ये जीवन समाप्त होने के बाद, याद रखिएगा, जीवन समाप्त होने के पश्चात, किसका जीवन, सैटेलाइट का, इसे ऊपर जो ऑर्बिट है उसमें ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, सुपर सिंक्रोनस ऑर्बिट। इसका नाम है सुपर सिंक्रोनस ऑर्बिट, सुपर सिंक्रोनस कक्षा, और सुपर सिंक्रोनस कक्षा को ही डिस्पोजल ऑर्बिट कहते हैं, इसे ही जंक ऑर्बिट कहते हैं, और इसे ही ग्रेवयार्ड ऑर्बिट कहते हैं, क्योंकि इस कक्षा में जो डेड सैटेलाइट हैं वो गति करते हैं। ठीक है बच्चों, ये कॉन्सेप्ट आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। ये तो बात रही अंतरिक्ष अनुसंधान से संबंधित कुछ थियरी हैं जो इसमें मतलब अंतरिक्ष प्रदूषण से संबंधित कुछ थियरी हैं जो आप ध्यान में रखेंगे। इसके बाद एक और टॉपिक बचता है बच्चों, जिसमें हम देखते हैं कि अंतरिक्ष यात्रियों को
कौन कौन सी समस्याएं होती हैं। तो ज़रा आइए देखें अंतरिक्ष यात्रियों को होने वाली समस्याओं को, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स वो फेस करते हैं। और साइंस की क्लास चल रही है बच्चों, फिजिक्स, उसमें हमने ग्रेविटेशन अभी डिस्कस किया है और उसमें मैंने बताया है वेटलेसनेस के बारे में, कैसे सैटेलाइट के अंदर जैसे ही आप अंतरिक्ष में पहुंचते हैं और पृथ्वी से दूर होते जाते हैं धीरे धीरे, तो आपका जो वजन होता है वो कम होता जाता है और स्थिति ऐसी आती है कि आप हवा में तैरना प्रारंभ कर देते हैं। तो अंतरिक्ष में जो सारी समस्याएं आती हैं शरीर में, उसमें कहीं ना कहीं अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण के अभाव के कारण, खत्म नहीं होता गुरुत्वाकर्षण, उसका अभाव होता है, कम होता जाता है, उसके कारण आती हैं। अब जैसे आप पृथ्वी पर हैं और आपके शरीर में एक अनुकूलन बन गया है, एक एडेप्टिबिलिटी हो गई है कि आप अपने भार को संभालेंगे। उस भार को संभालने के लिए पृथ्वी पर जहाँ गुरुत्वाकर्षण ज़्यादा है, आपकी हड्डियाँ उसी तरह अनुकूलित होती हैं, उसमें उतनी ही मजबूती होती है कि आपके भार को संभाल लें। अब आप जब अंतरिक्ष में पहुंच गए तो वहाँ पर क्या होता है, आपके भार में कमी हो जाती है। और जब आप प्रोलॉन्ग स्टे आप अंतरिक्ष में करते हैं तो आपकी हड्डियों में जो वो ताकत होती है जो धरती पे थी वो कम होने लगती है, यानी बोन डेंसिटी घटने लगती है, क्योंकि आपको उतना वज़न संभालना नहीं होता। और बोन डेंसिटी जब घटने लगती है तो हड्डियाँ ब्रिटल हो जाती हैं। बोन डेंसिटी कम होने पर, जैसे आपने ऑस्टियोपोरोसिस बीमारी सुनी होगी, ऑस्टियोपोरोसिस बीमारी अक्सर ओल्ड एज में होती है, या मेनोपॉजल जो लेडी होती हैं उनको होती है। तो जैसे ही 50 प्लस जाते हैं तो कैल्शियम और फास्फोरस का एड्जॉर्प्शन कम हो जाता है और हड्डियां कमज़ोर होने लगती हैं। लेकिन अंतरिक्ष के केस में क्या है बच्चों कि वहाँ हड्डियां कमज़ोर इसलिए होने लगती हैं क्योंकि उन हड्डियों को वो वज़न झेलना नहीं होता, आप फ्लोट कर रहे होते, लिटरली फ्लोट कर रहे होते हैं। आप वहाँ पानी अगर पीना चाहें ग्लास से तो नहीं पी सकते। मैंने ये चर्चा की, आप जनरल साइंस की क्लास में देखिएगा और दोनों क्लासेस को जोड़ के देखिएगा तो बेहतर ढंग से आप चीज़ों को समझेंगे, क्योंकि मेरा प्रयास है कि मैं जनरल साइंस में वो टॉपिक ही लूँ जिसको यहाँ पे साइंस टेक में हमें इलेबोरेट पढ़ना है। तो दोनों क्लास आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं, एक आपके फंडामेंटल्स क्लियर करेगा और दूसरा आपके टेक्नोलॉजी वाले पार्ट को समझने में सहायक होगा। तो ये दो चीज़ें ध्यान में रखिएगा। हम लोग बात कर रहे थे अंतरिक्ष में अंतरिक्ष यात्रियों को होने वाली जो परेशानियां होती हैं, उसमें मैंने पहली बात आपको बताई कि आप यूज्ड टू हैं पृथ्वी पे रहने के लिए, आप उतना भार ढोते हैं, वहाँ जाने पे आपके भार में पूरी कमी हो जाती है और तब हड्डियों की बोन डेंसिटी घटने लगती है। तो पहली समस्या तो ये आई। अच्छा, दूसरी बात, आपकी हड्डियों पे मांसपेशियां हैं और उन मांसपेशियों का काम है कोऑर्डिनेट मूवमेंट। जैसे कि मैं ये पेन उठाता हूँ और लिखना चाहता हूँ तो कई सारी मांसपेशियां इन्वॉल्व होती हैं उसके लिए, ठीक है। जैसे कि मैं चलना चाहता हूँ तो मेरे हाथ और पैर की मांसपेशियां कोऑर्डिनेट रूप से कार्य करती हैं तो मैं पैदल चल पाता हूँ, ठीक है बच्चों। मैं अगर कोई वजन उठाता हूं तो कई सारी मांसपेशियां एक साथ काम करती हैं और वजन उठाया जाता है। अंतरिक्ष में होता क्या है, आप में वेटलेसनेस हो जाता है, आपका वजन बहुत कम हो जाता है, इतना कम कि आप फ्लोट करने लगो और उस स्थिति में मांसपेशियों को टोन आप नहीं कर पाते, उनको वो स्ट्रेंथ नहीं दे पाते जो नॉर्मल आप डे टू डे लाइफ में धरती पे करते हो। तो वहाँ आपका जो मसल्स मास है वो घटने लगता है, ठीक है बच्चों। तीसरी समस्या ये आती है बच्चों ब्लड सर्कुलेशन में। ये आपका जो हार्ट है वो ब्लड पंप करता है, कहाँ, अपर बॉडी पार्ट में और लोअर बॉडी पार्ट में, हर जगह करता है, ये क्लियर है। लेकिन लोअर बॉडी पार्ट में जब हार्ट ब्लड को पंप करता है तो ग्रेविटी उसको हेल्प करती है। ये जनरल साइंस में जब हम लोग ब्लड वेस्कुलर सिस्टम पढ़ेंगे तो उसमें डिटेल में पढ़ेंगे। अभी इतना जान लीजिए, हार्ट के ब्लड सर्कुलेशन में ग्रेविटी का रोल होता है। और ग्रेविटी क्या करती है, जब ब्लड यहाँ से चलता है तो वो नीचे को खींचती है और उसको नीचे डिस्ट्रीब्यूट करने में ब्लड को हेल्प करती है, पहली बात। दूसरी बात, जैसे ही अंतरिक्ष में आप पहुँचेंगे और ऊपर वाले पार्ट में भी वो पहुँचाता है हार्ट, और फिर जब नीचे से ब्लड को ऊपर आना होता है तो आपको पता है आपका सेकंड हार्ट क्या है,
दूसरा दिल, सेकंड हार्ट। कोई बताएगा? कमेंट करके बताइए। आपके शरीर में एक दूसरा दिल है। सब कहते हैं ना मेरे पास एक ही दिल है, और भी होते तो पता नहीं क्या करता। तो आज से जान लो दूसरा दिल भी है, होना भी चाहिए। जो आपके काफ की मसल्स हैं, पिंडलियां जो होती हैं पैर के घुटने के नीचे पीछे, जो काफ मसल्स हैं वो आपके दूसरे दिल के रूप में काम करती हैं। सुन के अटपटा लग रहा होगा, लेकिन ये सच्चाई है। हार्ट एक पंप है, पंप करके वो ब्लड को पूरे शरीर में भेजता है। लेकिन जब ब्लड नीचे चला जाता है तो ग्रेविटी के कारण नीचे दबा होता है, और वहाँ पे जो पिंडलियों के नीचे से आर्टरी जा रही होती है उसको दबाते हैं आप ध्यान देते होंगे जब आप चलते हैं तो आप काफ मसल्स आपकी कॉन्ट्रैक्ट करती है, रिलैक्स करती है। तो जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन काफ के मसल्स में होता है, वो आर्टरी को दबाती है और उससे ब्लड सर्कुलेशन में हेल्प मिलती है। दिस इज ट्रुथ। तो सेकंड हार्ट जो होता है वो आपकी काफ की मसल्स है, पिंडली, पिंडली की मांसपेशी। ठीक है बच्चों, हम लोग चर्चा कर रहे हैं अंतरिक्ष यात्रियों को होने वाली समस्याओं के बारे में। तो पिंडली की मांसपेशी क्या करती है? वो कॉन्ट्रैक्ट करती है, तो उसके नीचे जो आर्टरी होती है जिसमें ब्लड है वो दबती है और वो ब्लड ऊपर को आता है। दैट मीन्स कि पिंडलियां आपको हेल्प करती हैं ब्लड सर्कुलेशन में। और पिंडली कब हेल्प करती है आपको ब्लड सर्कुलेशन में? व्हेन यू वॉक। अगर आप चलेंगे नहीं, आप दौड़ेंगे नहीं, तो आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा नहीं होगा। इसीलिए डॉक्टर्स कहता है आपसे कि रोज वॉक कीजिए। वॉक करने से क्या होगा? तो लोग उसको जोड़ तो लेते हैं कि वॉक करने से एनर्जी, कार्बोहाइड्रेट्स जाएंगे, बट सच्चाई ये है ब्लड सर्कुलेशन सही करने के लिए आपकी काफ की मसल्स वेल डेवलप्ड होंगी और लोअर बॉडी पार्ट में अच्छा ब्लड सर्कुलेशन होगा। तो वेन एवर यू वॉक, वेन एवर यू गो फॉर रन, आप अपने ब्लड सर्कुलेशन को सुधार रहे होते हो। ठीक है बच्चों, अब पिंडली के मसल्स को एक्टिव करने के लिए वॉक करना जरूरी है, और अंतरिक्ष में आप वॉक कर नहीं सकते। बात समझ में आई? जब आप वॉक करेंगे नहीं, आप फ्लोट करेंगे, तो ये मसल्स मास कम होगा, और साथ ही साथ जो नीचे से ब्लड ऊपर आने के लिए जो पिंडली हेल्प करती थी वो हेल्प बंद हो जाएगी। और जब वो हेल्प बंद हो जाएगी तो ब्लड सर्कुलेशन अच्छा नहीं होगा। अपर बॉडी पार्ट में ज़्यादा ब्लड सर्कुलेशन होगा। एक इक्विलिब्रियम होता है अपर बॉडी पार्ट और लोअर बॉडी पार्ट में ब्लड सर्कुलेशन का। वो साम्यावस्था डिस्टर्ब हो जाएगी। वो साम्यावस्था डिस्टर्ब होगी तो जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं जब वो आए तो आप देखें उनके चेहरे सूजे हुए होते हैं, फूले हुए होते हैं, उनकी आंखों के चारों तरफ स्वेलिंग होती है, इडेमा हो जाता है। उसका कारण यही है बच्चों कि वहाँ वेटलेसनेस है, और वेटलेसनेस के कारण ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम डिस्टर्ब हुआ, जिसके कारण अपर बॉडी पार्ट में ज़्यादा ब्लड सर्कुलेट किया, लोअर बॉडी पार्ट में कम ब्लड सर्कुलेट किया और समस्याएं बढ़ गई। ठीक है बच्चों, अब आप कहोगे जब हम लेटते हैं तो पिंडलियां कैसे काम करती हैं? तो बच्चे जब आप लेटते हो तो आपका पूरा शरीर पे ग्रेविटी लगभग बराबर काम करती है, एंड एट दैट टाइम हार्ट को किसी सहायता की ज़रूरत नहीं होती। बट व्हेन यू आर इरेक्ट, आप खड़े होते हो और चल रहे होते हो, एट दैट टाइम आपको पिंडली की मांसपेशियों की ज़रूरत होती है। तो अपने दूसरे दिल का ख्याल रखें और रोज़ वॉक करें, रनिंग करें, आपके ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा करेगा। हम लोग देख रहे हैं अंतरिक्ष यात्रियों को होने वाली समस्याएं, तो आइए चलिए इसको नोट डाउन कर लेते हैं। अंतरिक्ष यात्रियों को होने वाली समस्याएं। समस्या का जो जड़ है बच्चों वो है भारहीनता। ठीक है, जरा इसका हम लोग अब फ्लो चार्ट बना लेते हैं। फ्लो चार्ट बनाओ। फ्लो चार्ट को मेंस में यूज करना, खूब नंबर मिलते हैं बच्चों। फ्लो चार्ट अपने आप में काफी एक्सप्रेसिव होता है। भारहीनता, भारहीनता हुई तो पहला इसका जो इफेक्ट आएगा वो है हड्डी के घनत्व का कम होना, लॉस ऑफ बोन्स, बोन डेंसिटी।
क्या है? लॉस ऑफ बोन डेंसिटी, हड्डी के घनत्व का कम होना। और इसका कारण क्या होता है बच्चों? माइक्रोग्रेविटी, भारहीनता। हड्डी का घनत्व कम तभी होता है जब कैल्शियम और फास्फोरस का एब्जॉर्प्शन बंद हो जाए या कम हो जाए। तो जो माइक्रोग्रेविटी होती है वो क्या करती है? कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को रोक देती है, कैल्शियम के अवशोषण को कम कर देती है, क्योंकि आप इनएक्टिव रहते हो। इनएक्टिव रहते हो क्योंकि आप फ्लोट करते हो, हर काम बिल्कुल आराम से, आपको वहाँ भी जाना है, आप थोड़ा सा धक्का लगाए और आप उस डायरेक्शन में फ्लोट करने लगे। हाँ, बिल्कुल ऐसा होता है। आश्चर्य आपको हो रहा है, आप ज़रूर ग्रेविटी मूवी है उसको देखें, बहुत अच्छी मूवी है बच्चों, देखनी चाहिए। वो रियलिस्टिक माइक्रोग्रेविटी जो फील आपको देगा, आप देख के आश्चर्यचकित होंगे कि इधर उधर जाने के लिए लोग फ्लोट करके जो इंटरनेशनल स्टेशन है वहाँ जाते हैं। ठीक है, तो एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम विल बी ब्लॉक्ड। क्यों? क्योंकि यू आर इनएक्टिव, आप काम कर नहीं रहे हो। आप काम नहीं कर रहे हो तो उस तरह उसका एब्जॉर्प्शन बंद हो जाता है, जो कि हड्डी के घनत्व, बोन डेंसिटी को कम कर देता है। तो इससे दूर करने के लिए जो आकाश में अंतरिक्ष यात्री हैं, स्पेस में, वो क्या करते हैं, एक एक्सरसाइज प्रोग्राम उनका रहता है, अपना ट्रेडमिल वगैरह, डंबल वगैरह वो वहाँ करते रहते हैं। इस तरह की सिचुएशन वो ना आए, इसके लिए वो एक्सरसाइज करते हैं। तो पहली समस्या है हड्डियों की के घनत्व का कम होना, जिससे हड्डी कमजोर होगी, हड्डी ब्रिटल होगी। ब्रिटल का मतलब जल्दी टूट जाएगी। दूसरा क्या होता है बच्चों, जब आप इनएक्टिव रहते हो तो जो मांसपेशियां होती हैं, मसल मास, मांसपेशियों का जो द्रव्यमान होता है वो घट जाता है। और जब मांसपेशियों का द्रव्यमान घट जाता है तो मांसपेशियां पतली दिखाई पड़ने लगती हैं, कमज़ोर हो जाती हैं। तो आप कहते हो मांसपेशी कमज़ोर हो गई, क्योंकि आप आलसी हो, है कि नहीं? आपको आलस से छोड़ना चाहिए। ये मैं सारे स्टूडेंट से कहता हूँ कि एक्सरसाइज इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ। गो फॉर एक्सरसाइज। तो मांसपेशियों का द्रव्यमान कम हो जाता है। क्यों कम होता है भाई? क्योंकि मांसपेशियों का यूज कम हो जाता है और मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं। मांसपेशियां कमजोर हो गई मांसपेशी। इसको ध्यान रखिएगा, सर्कुलेशन पे ये असर डालने वाला है। तीसरा है रक्त संचरण पर बुरा प्रभाव। इसका फ्लो चार्ट हम लोग अगले पेज पे बना लेंगे। रक्त संचरण पे बुरा प्रभाव, और ऐसे तीर मार लीजिएगा। ये तीर आपको याद कराएगा आपके दूसरे हृदय को, सेकंड हृदय, और इसको गोल कर लीजिएगा ताकि आपको याद रहेगी ये दूसरा हृदय क्या आ गया आपके कोर्स में। ठीक है बच्चों, हड्डी का घनत्व तो कम होगा, कमज़ोर होंगी हड्डियां, मांसपेशियों का द्रव्यमान कम होगा, मांसपेशियां कमज़ोर होंगी, और रक्त संचरण पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। वो क्या है हम लोग अगले पेज पे देखेंगे। जस्ट गो फॉर द स्क्रीनशॉट सो दैट आई कैन डील फर्दर। स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है बच्चों, हड्डी का घनत्व तो कम हुआ, मांसपेशियां कमजोर हो गई, आप कमजोर हो गए। आपका मतलब अंतरिक्ष यात्री। कैसे हुआ? भारहीनता के कारण, माइक्रोग्रेविटी के कारण। भारहीनता, अगर कहीं ये स्टेटमेंट दे दे कि भारहीनता में भार शून्य हो जाता है तो ये गलत है, ऐसा नहीं होता। भारहीनता का तात्पर्य है कि भार का इतना कम हो जाना कि एयर रेसिस्टेंस ही आपको ऊपर कर दे। ठीक है बच्चों, माइक्रो ग्रेविटी कंडीशन, इसको ध्यान रखिएगा। माइक्रो ग्रेविटी, ऐसा नहीं है कि 36,000 किलोमीटर पे
जीरो ग्रेविटी हो जाती है, माइक्रो ग्रेविटी। ठीक है बच्चों, और अभी भी हम जो हमारे एस्ट्रोनॉट्स हैं वो ज़्यादातर लोअर अर्थ ऑर्बिट तक ही गए हैं, एक अगर छोड़ दिया जाए अपोलो 11 को तो भारहीनता की स्थिति माइक्रो ग्रेविटी होगी। अच्छा, अब देखते हैं रक्त परिसंचरण में क्या प्रभाव पड़ रहा है। रक्त परिसंचरण, ब्लड सर्कुलेशन होगा, एक होगा ऊपरी भाग में, और ऊपरी भाग शरीर का अपर बॉडी और लोअर बॉडी निचले भाग में। अब निचले भाग में ब्लड सर्कुलेशन डिस्टर्ब होगा। डिस्टर्ब होने का कारण यह है कि मांसपेशियां कमजोर हो गई, आप उसको दबा नहीं रहे हो अपने दूसरे हार्ट को, तो निचले भाग में कम रक्त संचरण और कमी होगी। अगेन कमी होगी तो उसके साइड इफेक्ट्स होते हैं। निचले भाग में कम रक्त संचरण, ऊपरी भाग में अधिक रक्त संचरण। जिससे क्या होगा बच्चों, चेहरे फूल जाते हैं, चेहरे पर सूजन, आंखों के किनारे सूजन, इत्यादि, ये सारी समस्याएं आती हैं। क्यों? क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन डिस्टर्ब हुआ। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए बच्चों, फिर हम लोग आगे चलते हैं। अंतरिक्ष यात्रियों को होने वाली समस्याएं माइक्रोग्रेविटी या भारहीनता के कारण हड्डी कमज़ोर होना, मांसपेशियों का कमज़ोर होना और ब्लड फ्लो का इर्रेगुलर होना, ब्लड डिस्ट्रीब्यूशन, फ्लो के डिस्ट्रीब्यूशन का इर्रेगुलर होना क्या कॉज करता है, स्वेलिंग, और चेहरा जो है डिफॉर्म्ड हो जाता है। ठीक है बच्चों, अगला है जो स्पेस रेडिएशंस होते हैं। अंतरिक्ष में कुछ रेडिएशंस आ रहे होते हैं, कॉस्मिक रेडिएशन हो सकते हैं, वो बड़े खतरनाक होते हैं। तो उन रेडिएशंस का सामना अंतरिक्ष यात्रियों को करना पड़ता है। तो आप लिख लीजिए, तीसरा अंतरिक्ष विकिरण। अंतरिक्ष विकिरण कुछ भी हो सकता है, ये जानलेवा हो सकता है, लीथल, जानलेवा हो सकता है, ये आनुवांशिक द्रव्य में आनुवांशिक द्रव्य क्या होता है हमारे अंदर, DNA, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। आनुवांशिक द्रव्य में परमानेंट चेंज, परमानेंट को क्या कहेंगे, आनुवांशिक द्रव्य में परमानेंट, हिंदी इसकी ढूंढिए जल्दी से, परिवर्तन कर सकता है। आनुवांशिक द्रव्य में परमानेंट परिवर्तन कर सकता है, जिससे म्यूटेशन क्या है बच्चों, सडन चेंज इन स्पीसीज। हम लोग जेनेटिक्स जब पढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे म्यूटेशन अथवा गंभीर बीमारी हो सकती है। उसके बाद स्किन बर्न, त्वचा जल सकती है, कैंसर भी हो सकता है, और अंतरिक्ष विकिरण के कारण
ठीक है बच्चों, ये अंतरिक्ष विकिरण के कारण ये अवस्थाएं हो सकती हैं। इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे हम लोग चलते हैं। अंतरिक्ष विकिरण के बाद क्या समस्या हो सकती है? अंतरिक्ष विकिरण के बाद मनोवैज्ञानिक समस्या भी होती है। मनोवैज्ञानिक, यानी जो व्यक्ति जाते हैं उनकी साइकोलॉजी, उनका जो दिमाग होता है उच्च कोटि का होना चाहिए, उनका इमोशनल इंटेलिजेंस अच्छा होना चाहिए। वहाँ अकेले रहना है, उस छोटे से स्थान में रहना है। तो क्लैस्ट्रोफोबिया भी हो सकता है। छोटे से स्थान में रहने का आदी अगर कोई नहीं है, अभी आप लॉकडाउन में एक कमरे में पड़े रहते हैं, आपको लगता है अरे क्या हो गया, फिर भी आप बाहर निकलते हैं, चहलकदमी सुनते हैं, लोगों की आवाज़ सुन लेते हैं, लेकिन वहाँ आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। अथाह अंतरिक्ष, कुछ भी नहीं ऐसा दिखेगा ह्यूमन या जीवन जैसा। तो वहाँ मनोवैज्ञानिक बहुत सारी समस्याएं आ सकती हैं। तो इसके लिए पहले तो टफ जो होते हैं लोग साइकोलॉजिकली, उन्हें ही चूज़ किया जाता है। इसके बाद भी जब वहाँ से वापस आते हैं तो उनकी साइकोलॉजिकल काउंसलिंग होती है। तो ये मनोवैज्ञानिक चीज़ें हो सकती हैं। बॉडी का कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल, शरीर का कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल डिस्टर्ब हो जाता है। जब आप चलते हैं बच्चों, तो आप बायां पैर निकालते हैं, आपका दाहिना हाथ अपने आप आगे आता है। ऐसा ही होता है, ऐसा तो नहीं कि जो पैर निकाले वही हाथ निकाले, चल के देख लीजिएगा। तो इट्स अ काइंड ऑफ कोऑर्डिनेशन। आपका बैलेंस सही रहता है इस कोऑर्डिनेशन के कारण, ताकि आप बेहतर चल सकें। जो आपकी पोजीशन है उसको आप इक्विलिब्रियम में रख सकें। तो वहाँ क्या कर रहे थे आप? 200 दिन तो आप फ्लोट कर रहे थे, तो अब आपको चलना है, तो कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल डिस्टर्ब होता है। शरीर का कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल खराब हो जाता है। ठीक है बच्चों, शरीर का कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल खराब हुआ तो क्या होगा? शुरू में आपको चलने में दिक्कत होगी, हड्डी कमज़ोर है आपकी, मांसपेशियां कमज़ोर हैं, ऊपर से ये दिक्कत आ गई, तो इट विल टेक टाइम, आपको रिकवर होने में समय लगेगा। ऐसा होता है अंतरिक्ष यात्री जब आते हैं एक्सपेडिशन से। तो खैर, अब तो ये समस्याएं जब आई तो इसके उपचार या इसके लिए जो इलाज हो सकता था उसकी व्यवस्था की गई वहाँ। तो वहाँ वो स्ट्रिक्ट डाइट रिजीम और स्ट्रिक्ट एक्सरसाइज रिजीम वो करते हैं और उस हिसाब से चलते हैं। और एक चीज़ और, अंतरिक्ष में दिन और रात का पता नहीं चलता। ठीक है बच्चों, दिन और रात का पता नहीं चलता और कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है। और लेकिन आपकी जो बॉडी है उसका एक बायोलॉजिकल क्लॉक है। जो इतने सालों, आप 30 साल 35 साल पृथ्वी पर रहे, उसमें उस बायोलॉजिकल क्लॉक ने एक विकास देखा है और वो आज विकसित अवस्था में आपके शरीर में आपके बॉडी के रिदम को डिसाइड करती है। बॉडी में होने वाले जो भी आवश्यकता है उसको बताती रहती है कि अब सो जाओ, अब जग जाओ। वो आधारित है डार्कनेस और लाइट के कारण। तो वहाँ पे चूंकि डे और नाइट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, तो एट दैट वेरी टाइम आपका जो बायोलॉजिकल क्लॉक है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। जैविक घड़ी, ये बायोलॉजिकल क्लॉक उसको टर्म दिया जाता है। तो आप लिख सकते हैं कि बायोलॉजिकल क्लॉक गेट डिस्टर्ब्ड। हिंदी में लिख लीजिए, बायोलॉजिकल क्लॉक डिस्टर्ब हो जाती है। बायोलॉजिकल क्लॉक असंतुलित हो जाती है, ठीक है बच्चों। क्यों असंतुलित हो जाती है? बिकॉज देयर इज नो डे नाइट कॉन्सेप्ट। तो वहाँ डे नाइट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, तो क्या होता है, कब सोना कब जगना
पता ही नहीं चलता। तो उस स्थिति में आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक यानी जो अंतरिक्ष यात्री हैं वो डिस्टर्ब होती है। तो इसका फटाफट आप स्क्रीनशॉट लीजिए। और ये कुछ समस्याएं हैं जो अंतरिक्ष यात्रियों को होती हैं बच्चों, और इसी से जुड़ा हुआ है स्पेस वॉक, जिसको हम लोगों ने डिस्कस किया था करंट अफेयर में। तो आज इतना ही, आज की क्लास में समय भी समाप्त होने वाला है बच्चों। तो उम्मीद करता हूँ ये सारी जानकारियाँ आपको अच्छी लगी होंगी। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आगे भी इस विषय से संबंधित जो भी वीडियो हैं उसको सरलतम भाषा में आपके सामने रखने का मेरा प्रयास रहेगा, ताकि आप अच्छी तैयारी कर सकें। ठीक है बच्चों, घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए, परिश्रम करते रहिए। आने वाला समय